अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने अक्सर अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे देखा होगा, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, आपका टिकटॉक हो, आपका ट्विटर हो या फिर आपका फेसबुक हो, क्योंकि अक्सर जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं और जिस चीज़ को हम एक बार गूगल पे सर्च कर लें तो वो AI के थ्रू, क्योंकि जो हमारा फ़ोन है ये मैं मुसलसल सुन रहा होता है, मैं ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जो चीज़ हम कभी कभी मुझे लगता है जो चीज़ मुँह से निकालते भी नहीं ना वो सामने रख देते हैं इतने, क्योंकि हमें आजकल है कि हम अच्छे लगने चाहिए और हम छोटे लगने चाहिए। हमने इतने ऐसे प्रोसीजर्स देख लिए हैं जो कि एज रिवर्सल प्रोसीजर्स हैं। एस्थेटिक प्रोसीजर्स में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि भी आपकी उम्र जो है वो कम लगेगी। आपने देखा भी पिछले दिनों सारे एकदम परेशान हो गए जब एक रेड कार्पेट पे सबने देखा कि किम कार्दाशियन की जो अम्मा है वो एकदम से, भाई वो कैसे इतनी ज़बरदस्त और इतनी यंग से लगने लग गई, क्योंकि इतने प्रोसीजर्स आ गए हैं। लोग स्पेशली कोरिया जा रहे हैं, भाई मजाक के अलावा सही बता रही, लोग कोरिया जा रहे हैं, लोग टर्की जा रहे हैं। और दुबई में तो वैसे आप चले जाएं आपको सबकी शक्ल एक जैसी लगेंगी, क्योंकि सबकी नाक जो है वो एक तरह से बनी हुई है, सबके होंठ एक तरीके से बने हुए, चिन फिलर्स आर सो कॉमन। और उसके बाद फिर हमने अपने उन पुराने हॉलीवुड के सुपरस्टार्स को भी देखा हुआ जो तकरीबन अब 70 साल के हैं, उनकी बॉडी लिटरली छोटी हो चुकी है और उनके मुंह बहुत बड़े हो गए हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने बोटॉक्स और फिलर्स करा के यंग लगने के चक्कर में अपने चेहरों के साथ जो किया है वो हम तमाम तो लोगों के सामने है। आप अभी भी गूगल पे सर्च कर लें कि वो ऐसे कौन से अदाकार है जिनकी सर्जरीज जो हैं वो गलत हुई हैं, मतलब एंड टाइम पे गलत साबित हो गई हैं, एंड टाइम भी काफ़ी सालों बाद। बट आज मैं किसी प्रोसीजर के हवाले से बात नहीं करना चाह रही, आज मैं उन फैक्टर्स के हवाले से बात करना चाह रही हूँ जो हमें बूढ़ा कर देते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी उम्रें नहीं होती बट वो एकदम से इतनी ज़्यादा एज के लगने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। इसमें आपकी खुराक शामिल है, आप स्ट्रेस कितना ले रहे हैं वो शामिल कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे काम कर रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि अगर आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप हो तो इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। आपको बिजनेस में लॉस हो, आप एकदम से घर में कोई बीमारी आ जाए, घर में कोई परेशानी आ जाए, लोगों के एकदम से बाल वाइट हो जाते हैं। एक तो हाँ ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो साइनस की तो भी बाल वाइट आने लग जाते हैं, लेकिन अब लोग बहुत जल्दी एज करना शुरू हो गए हैं। इट्स नॉट ओनली कि हमारे जो पहले कहते थे जी कि हार्ट अटैक जो होते हैं वो 50 साल 60 साल की उम्र के बाद होते हैं, अब तो हम देख रहे हैं जी आपको अर्ली 20s में भी मिल रहे हैं। आपके वो घुटने जो और आपकी बॉडी के वो जोड़ जो कि 60 साल के बाद दर्द करना शुरू करते थे, वो अब 30 साल के बाद ही दर्द, बल्कि 30 साल से भी पहले दर्द करना शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स हमारी खुराक का भी बड़ा हाथ है कि हम खा क्या रहे हैं। सो आज ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। शो में हम आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिना ख्वाजा बयात, हमारे साथ मौजूद हैं आलिया फारूक जो कि मारूफ ब्यूटिशियन है, हमारे साथ डॉक्टर कुलसूम हैदर मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साथ में हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उसके बाद हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बतूल भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम हर एस्पेक्ट से इस हवाले से बात करें कि क्यों हम जल्दी आजकल बूढ़े हो रहे हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर जो इंसान को जल्दी बुरा कर देता है। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड वेलकम टू माय शो। मुझे सबसे पहले तो, और अच्छी बात है, मेरे ख्याल से हमारे अल्फाज के चुनाव जो हम आसपास सुनते हैं, मुझे लगता है कभी कभी वो भी हमें अगर सख्त हो, बुरे हो, नेगेटिव हो, लोगों की एनर्जीज नेगेटिव पास हो, तब भी हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है। आपको लगता है कि आजकल इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है? आई थिंक एक तो अनफॉर्चुनेटली ना हमने बुढ़ापे को एक शक्ल दे दी है। हमने वो एक खाका बना लिया है, जहाँ पर हम देखें हमारे यहाँ इवन ट्रेडिशनली बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। भाई अगर एक इंसान अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखता है, आप उसको पॉजिटिव तरह से भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर उसको हेट देना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक वो जो नेगेटिव रवैये होते हैं ना, वो वैसे शायद आपको एज ना कर रहे हों, मगर एजिंग इज़ नॉट a negative thing. Aging is something जो कि आप अपनी ज़िंदगी के हर फेस को एम्ब्रेस कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी हर लाइन जो है वो मैंने अर्न की है, मैंने ज़िंदगी दुनिया में वक्त गुजारा है, तो मैंने कुछ तजुर्बे किए हैं या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पे अगर नज़र आ रही है तो इट्स एन एसेट। मगर अब हमने एजिज्म को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी है। और आप मगर और ऐसा क्यों हुआ ये मुझे बताएं। आई थिंक क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स, जैसे वो था ना डेथ बिकम्स हर, उसमें था कि आप एक वैसा वो नोशन पी लेते कि आपको बस जवान ही रहना है हर वक्त। पता है वो एक अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड्स बन जाते हैं ना। आजकल हम एक भेड़ चाल की दुनिया में रह रहे हैं। जैसे आप कह रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर अब अगर किसी ने एक वो खौफनाक सी चीज़ भी उठाई हुई है, लबूबू
तो हर, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना मैं तो दो आंखों वाला दजाल कहती हूँ उसको। वो लगता भी डर लगता है उसको देख उस के। एक डिमोनिक मॉन्स्ट्रस चीज को आपने क्यूट बना दिया, वो क्यूट नहीं है, लेकिन वो क्योंकि एक ट्रेंड बन गया तो हर किसी ने लटकाया हुआ है। उसी तरह से अगर मेरे होंठ अल्लाह ताला ने जैसे बनाए हैं, अब मुझे बिला वजह एक शौक पड़ जाएगा कि मैंने उनको चेंज करना है, तो दैट ट्राइंग टू हैंग ऑन टू यूथ एंड नॉट फीलिंग यंग, दैट इज एजिंग। मैं आजकल देखती हूँ बहुत से यंग बच्चे बच्चियाँ, मैं आज सुबह 5:45 बजे घर आई हूँ शूट से। जी, ये कमिटमेंट है इनकी से वाकई, क्योंकि आपसे वादा था। जी जी। लेकिन मुझे अफसोस ही हो रहा था कि हमारे सेट पे जो यंगर बच्चियाँ थीं वो तो यहाँ इधर उधर गिर रही थी, वो बेहोश हो रही थी, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। एंड आई वाज थिंकिंग कि इनका अभी ये हाल है तो 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा। और हम लोग द ओल्डर लॉट, हम में अभी भी हिम्मत थी और जान थी, हमारी सीन्स की, हमारी डायलॉग की डिलीवरी में भी अभी वो एनर्जी थी, हालांकि अंदर से हम भी मर रहे थे। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। वो मैच्योरिटी थी ना प्रोफेशनल में। अच्छा, डॉक्टर बतूल भी जो मैं देख रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल, आ जाइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आइए आप भी जनाब हमारी इस डिस्कशन को ज्वाइन करें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है हम उन फैक्टर्स पे बात करें, बजाय कि ठीक है एस्थेटिक प्रोसीजर ज़रूर कराएं, हम बिल्कुल आपको मना नहीं करें, दिस इज़ योर लाइफ। और मैं यहाँ पे कहीं पे आपको एज शेम कर रही हूँ। इट्स इतनी खूबसूरत चीज़ है कि जब आप, जैसे उन्होंने बात की ना कि एक एक लाइन जो है वो आपकी अर्न की होती है, आप जैसे जैसे एज कर रहे थे आप, मुझे तो लगता है जस्ट लाइक आप में और खूबसूरती भी आ जाती है। अगर आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारी हो, यू बिकम मोर ब्यूटीफुल। और एज शेमिंग, अगेन वो बात करी, मैं एज शेमिंग की बात नहीं करी, मुझे तबू की मैं देख रही थी पिछले 2 पिक्चर्स, लाइक यार कितने खूबसूरत तरीके से ये एज कर रही हैं। और कुछ लोग ऐसे, ज़रा मैं चाहूँगी ज़रा तस्वीरें अगर आप दिखा दें, जो मैं मुझे होता है कि यार इन्हें क्या ऐसी चीज़ पी है कि ये एज नहीं करे। उन्होंने अपना ख्याल रखा हुआ है और वो मेहनत किया हुआ है, मन मारा हुआ है। ज़रा पहले ज़रा प्लीज़ पिक्चर ज़रा, अच्छा हमारा सिस्टम ज़रा हैंग किया हुआ है, सिस्टम हमारा हैंग है, चलें कोई बात नहीं। अच्छा चल रही, कौन सी मुझे तस्वीर चल रही मुझे, अच्छा जी यहाँ से मैं देख, सजाद अली साहब, हुमायूं सईद को हम देख रहे हैं, मतलब अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कोर्स कि वो यंग। उसके बाद हम फैसल कुरैशी को देख रहे हैं, वाह उन्होंने अपना ख्याल रखा हुआ। ये भी आप तस्वीर देख लें, इनकी मॉर्निंग शो की इनकी पिक्चर है ये। शहजाद रॉय की जनाब अगर मैं बात करूँ, ये अच्छा अब अदनान सिद्दीकी, ये अब जो है मुझे लगा कि अब ये कहीं ना किसी के खुद बाल इनके वाइट हो गए हैं और वो बाल वाइट रख रहे हैं। शहजाद रॉय के अलबत्ता मैं चाहती थी कि ज़रूर आप पिक्चर ज़रा दिखाएं। ओ ये तो मैं आ गई, वाह थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे बताएं आजकल डॉक्टर आयशा, जैसे बच्चे प्यूबर्टी को बहुत जल्दी टच कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फूड दे आर कंज्यूमिंग, और जो सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा उनको वो चीज़ें पता चल चुकी हैं जो कि हमें एक अपनी 18-19 साल के बाद पता चली, इन बच्चों को 9-8 से पहले भी पता चल चुकी होती है, मतलब अगर बच्चा ज़रा समझदार हो जाए। सो अगर प्यूबर्टी को इतनी जल्दी टच करें तो क्या ये बच्चे बूढ़े भी जल्दी हो जाएंगे? देखिए, डाइट ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन एजिंग, ठीक है। ये बात भी आपकी एक बहुत प्ले करती है मेजर रोल कि हम जो बातें अपने बच्चों को बताना चाहते थे खुद से, या बताते हुए भी हिचकिचाते थे, वो बातें आज हमसे पहले बच्चों को पता भी चल जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और शायद हमें नहीं बतानी पड़ती हैं और हमसे ज़्यादा उनको पता चल जाती हैं। तो उनकी जो हार्मोनल मैच्योरेशन होती है, जो कि जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, जो एक ख़ास एज में बच्चों को हो जानी चाहिए थी, वो उससे पहले हो रही है। तो कुदरत का जो एक ख़ास तरीका होता है, जो एक ख़ास उम्र में टच करना चाहिए बच्चों को, वो उससे पहले भी हो रहा है। और हर चीज़ की ज़्यादती, जिसमें कि हार्मोन्स को भी हम नाम लेंगे, तो जब एक चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और इसी तरीके से ख़ुराक भी अपना रोल प्ले करती है। पहले वाली ख़ुराक में और आज की ख़ुराक में बहुत फ़र्क है। पहले का खाना जो होता था ख़ास तौर पे खालिस और घरेलू होता था। अब उन चीज़ों में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अब जो हमारी ख़ुराक है उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल हार्मोनल चीज़ों का हो रहा है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोसेस फूड्स का हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे बच्चे मोटापे का भी बहुत शिकार हो रहे हैं, और उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी एजिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हमारे बच्चे ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, तो उससे वो जाते हैं डायबिटीज़ की तरफ, उससे वो जाते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, उससे फैटी लिवर हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हम समझते थे कि सिर्फ ओल्ड एज में होती हैं या 40 प्लस में होती हैं, वो चीज़ें पलट के अब 30 प्लस में आ गई।
अब पीसीओस इतना ज़्यादा बच्चियों में होने लग गया हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, वो इनफर्टिलिटी की, तो जब उसका सारा ट्रीटमेंट और सारा इलाज शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से एजिंग जो है वो जल्दी आ जाती है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि अ लॉट ऑफ एक्सपोजर बहुत छोटी उम्र में भी मिल जाए ना, शायद इंसान को भी बहुत जल्दी बूढ़ा कर देती है। मुझे बताएं, अगर हम हॉलीवुड स्टार्स जैसे होम अलोन के उसको किरदार को देखें और जस्टिन बीबर को देखें, वो बच्चे जिनको ज़िंदगी में बहुत पहले काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिल गई, दे एज सो फास्ट, ऐसा क्यों है? शोहरत का एजिंग से आई थिंक मैं शायद एक्सपोजर की बात करी। एक्सपोजर आई थिंक इट्स मोर अबाउट हैविंग दैट स्ट्रेस, वो जो एक कंपटीशन का एक स्ट्रेस है, फाइट एंड फ्लाइट जिसको हम कहते हैं, हर वक्त भागते रहे, एक्सपोजर भी आपका दुश्मन होता है टाइम। सो वो जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी है टू अचीव समथिंग, और आप एक दफ़ा जब एक चीज़ अचीव करते हैं उसको मेंटेनेंस के लिए भी तो बहुत एक आपको भागम दौड़ी करनी पड़ती है। सो इन दैट प्रोसेस जब आप वो इक्विलिब्रियम लूज़ करते हैं, वो बैलेंस लूज़ करते हैं, तो वो बर्न आउट के जो साइंस होते हैं कि आप थकना शुरू हो गए हैं, जिसको हम अक्सर डिप्रेशन के अलामात से उसको हम मिक्स कर देते हैं, वो सारे बर्न आउट के सिम्टम्स हैं जिस पे नज़र रखनी पड़ती है, जिसमें स्लीप है। आपकी बात सॉरी काट रही हूँ मैं, ब्रिटनी स्पीयर्स को हम देख लें, और ब्रिटनी स्पीयर्स भी शी वाज वेरी यंग जब वो आई थी। उसके बाद क्रिस्टीना ऑगलेरा को हम देख लें तो शी वाज आल्सो वेरी यंग। आई होप मैंने नाम सही लिया ना, क्रिस्टीना ऑगलेरा जिसका था कि जीनी इन अ बॉटल जिसका गाना था। ये सारे इतनी यंग सब आए, मतलब वो 12-13 साल की बात है। ये वो थी जिन्होंने हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगवा के माँ उनको लेकर आई थी। अब ये 30 साल में अब लग रहा होता है कि नहीं, ये वो मिड 40s या अर्ली लेट 40s की लग रहे होते हैं। ओवर स्टिमुलेशन, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपका बहुत सारी चीज़ों की आपकी ओवर स्टिमुलेशन है टूवर्ड्स द मीडिया या टूवर्ड्स द मैनी सिचुएशंस, कुदरत का एक निज़ाम है कि वो आपको मैच्योर करती है थ्रू डिफरेंट एजेस, डेवलपमेंटल एजेस के थ्रू। अगर आपको वक्त से भी पहले चीज़ मिल जाती है तो भी यू जस्ट डोंट नो हाउ टू आप उसको, आपको लेना नहीं आता उस चीज़ का, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाना, डिप्रेशन में दे गेट इनटू ड्रग्स, वो सारी अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स हैं। हाँ, मुझे बताएं, ये जो ड्रग्स हैं, ये ऑफ कोर्स पहले तो वो होता था, मैं पहले ज़माने की बात करूँ, वो हुक्का होता था और चलें वो सिगरेट थी, अब तो वेप आ गया है, अब ये शीशा आ गया है, और डिफरेंट किस्म की ड्रग्स जो हैं वो आ गए हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा रीज़न है इससे लोग जल्दी एज कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जल्दी एज तो इट्स ऑल रेडिकल्स हैं ना आपके, ये तो सारी आपकी इन्फ्लेमेशन है, सोजिश हो रही है, आपके कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस केमिकल है वो रिलीज़ हो रहा है बॉडी में। और कॉर्टिसोल इस वक्त जो स्ट्रेस है वो दुनिया का सबसे बड़ा फैक्टर है एजिंग का, बिकॉज वो आपकी सारी खुलियों को वक्त से पहले ख़त्म कर रहा है और अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी आ रही है जिस्म के अंदर। तो स्पेशली ग्रोइंग, जैसे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर मुझे अपने आप की पहचान ही नहीं है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, ज़्यादा शोहरत को संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे अपनी पहचान भी तो होनी चाहिए कि व्हाट इमोशंस आई एम फीलिंग राइट नाउ। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जिन लोगों के मैंने नाम लिया, उनको उनके पेरेंट्स ही जो है वो हैंडल कर रहे होते थे। मुझे बताएं आलिया जी, इससे पहले कि लोग जब साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप खवातीन के ज्यादा बड़ी साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्योंकि जब लोग आपने देखा है, नहीं लोग इट्स नॉट ओनली कि जब सैलून में लोग खवातीन जाती ट्रीटमेंट कराती हैं, वो उनको पता है वो सैलून में जाएंगे उनका कंफर्ट लेवल और है, और वो बहुत बात है, जैसे हम एंकर हैं, मतलब मेकअप आर्टिस्ट इतनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो जब जाते तो वो सैलून की, मतलब बीइंग ओनर ऑफ इतना बड़ा बिजनेस आपका है, तो लोग बहुत शेयर करते हैं चीज़ें। खवातीन जो अपनी परेशानी है वो भी आपके साथ बड़ी खुल के शेयर करती हैं, तो एक तरह से इनको पता है कि यार ये हमारी एक सेफ साइड है, हम इनको जाके अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं? देखिए मेरे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं ना, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम्स के साथ हों या एजिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आते हों, इट्स बेसिकली द स्ट्रेस दे आर गोइंग थ्रू, द प्रेशर्स दे आर फीलिंग, दे आर हैविंग। बेसिक जो है कि देयर हस्बैंड्स आर इन्वॉल्व्ड विद द सबऑर्डिनेट्स इन द ऑफिस, that's a stress, हाँ। It's a very big stress, and then they have to keep up themselves, maintain themselves, जिन्होंने छोड़ा होता है अपने आप को कि जी मियाँ जो है वो he's busy somewhere else and he's not paying attention to me,
तो उसलिए अपने आप को ठीक कराने आती हैं। दूसरा जो है वो पेयर प्रेशर होता है कि फ्रेंड्स जिस तरह भी हम बात कर रहे थे। आपके पास क्यों आती हैं, मेरे कहने का मकसद है क्योंकि आपके पास जब खवातीन आती तो आपसे बहुत अपनी परेशानियां भी शेयर करती हैं। तो उसमें जैसे आपने बात की कि हम मियाँ, अगर आप इफ़ योर स्पाउस, मैं सिर्फ मियाँ की बात नहीं, इफ़ योर स्पाउस इज़ नॉट आपसे वफादार नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि औरत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। और फिर व्हेन यू हैविंग ऑल दी स्ट्रेसेस इन योर लाइफ, आपका दिमाग में एक वीडियो चलनी शुरू हो जाती है हर वक्त, जो आपको ना सोने देती है, ना बैठने देती है, ना कहीं और कंसंट्रेट करने देती है। वो आपको मज़ीद स्ट्रेस दे के आपका अपना बेड़ा गर्क कर रही होती है, राइट। आपकी जो क्लॉक है जो प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है। आपकी पूरी बॉडी क्रॉनिकल एजिंग होती है, बायोलॉजिकल एजिंग होती है और साथ पर्सनल एजिंग होती है, स्किन एजिंग होती है। ये तीनों एजिंग जो है, पहली एजिंग जो है वो आपकी असल उम्र है कि अच्छा, मैं ये आपसे फिनोमेना समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपसे एक सवाल है कि क्यों आजकल लोग वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं, और एक और चीज़ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर रही हैं, चाहे वो खुराक हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट, क्योंकि कभी कभी आप ओवरडू कर जाते हैं ना। आपका गम, आपका पार्टनर आपके साथ बेवफाई करे, किसी बहुत करीबी की डेथ हो जाए, फाइनेंशियल लॉसेस हों, घर का माहौल टॉक्सिक हो, आप घर में माँ को पिटते हुए देख रहे हैं या आप पिट रहे हों, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो वो टॉक्सिक माहौल हो, जिनको आपने अपने साथ रखा है, जो आपका डोमेस्टिक स्टाफ है, अगर वो आपको टेंशन दे रहे हैं, इवन डैट इज़ बिलीव यू मी, वो भी आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है, क्योंकि वो आपको मुसलसल आपके दिमाग को एक टेंशन में उलझा के रख देते हैं। डॉक्टर बतूल, आप मुझे बताएं, आपके नज़दीक ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर रहे हैं? स्ट्रेस इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, एंड स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू या प्रोपोर्शनेट कर दें विद योर डाइट। आप ऑलरेडी, जैसे आपने कहा, जो आपके हाउस हेल्प हैं अगर वो टॉक्सिक हैं, अब आप जो डाइट खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर वो भी उस लेवल की है जो कि आपके कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ा रही है या आपके हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं होने दे रही, जंक फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो आपने डबल कर दिया उसका फैक्टर ना, ठीक है। तो उसको जो है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टॉक्सिसिटी का तो कोई भी इलाज नहीं है सिवाय ये कि आप उससे दूर हट जाएं, खुद ही अपने आप को जो है वो दूर कर लीजिए। आप उसको सहिए नहीं, जहाँ पे भी है, चाहे वो जॉब है। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं कि ना हमारी जॉब जो है वो बहुत टॉक्सिक है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। आपको यू हैव टू ट्रस्ट योर अल्लाह, रिस्क देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो 15 दिन पूरी करने सैलरी के लिए थोड़े से में से गुजारा कर लो, उस टॉक्सिक से दूर हो। वो जो टॉक्सिसिटी है ना, वो आपके अंदर इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है कि उस कॉर्टिसोल को नीचे लेकर आना इज टू टफ। एंड द थिंग इज दैट कि जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है, उसमें आप डाइट सही कीजिए, उसमें तवक्कल कीजिए। अच्छा, असल जो मुझे आजकल लगता है, तवक्कल खत्म हो गया, तवक्कल नहीं है हमारे अंदर। Also the rat race that we have, जिसमें हमें constant pressure है to look good। Exactly। ये जो है जब हम देख रहे होते हैं कि आप हर एक बंदे को, आप किसी भी महफिल में चले जाए, पहले अगला बंदा आपको देखेगा, वजन बहुत कम कर लिया, तुमने फलाने इंजेक्शन तो नहीं लगवाया तुम्हारा, अच्छा स्किन कैसी, तुम क्या कर, और मुसलसल लोग आपको जिन नजरों से देख रहे होते हैं और पता चल रहा है कि वो भी एक रैट रेस का शिकार है। ये रैट रेस कितनी खौफनाक है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के पीछे नहीं, एक अनहेल्दी कंपटीशन है। चाहे वो आप डाइट में आ जाइए, चाहे लुक्स में आ जाइए, चाहे आप अपनी ड्रेसिंग्स में आ जाइए। अब वो लोग, आपने बहुत सारा, मेरे पास तो सिर्फ इसलिए आती हैं, डॉक्टर मैं तो आज सिर्फ इसलिए आई हूँ, मेरे पैर नहीं अच्छे लगते, मेरा फेस नहीं अच्छा लगता, अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं 5000 प्लस से कोई ऊपर कपड़ा पहनूंगी नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, क्यों? आपको किसने कहा? जी मेरी नेबर वाली ने कहा। भाई आपको क्या अच्छा लग रहा है ना, द थिंग, आप अपने पैरों का ख्याल सिर्फ उस वक्त करेंगे जब आपकी नेबर कहेंगी, ठीक है ना। आपको खुद पता चल रहा होगा, आप अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, आप अपने पैरों का खुद ख्याल रखिए, जाइए मैनिक्योर पेडिक्योर लीजिए, पहले आप अपने आप को अच्छा। जब तक इंसान अपने आप को सुबह शीशे में देखकर खुश नहीं होना, तो आप यूं तेजी से एजिंग होगी। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी जो प्रोसीजर्स हैं, क्या वो भी आपको जल्दी बूढ़ा कर देते हैं? और एक्सेसिव क्योंकि खवातीन को होता है कि नहीं, ये भी करते हैं, वो करते हैं। दैट डिपेंड्स कि अगर आपका जो भी फिजिशियन है जो आपको ट्रीटमेंट्स दे रहा है,
अगर वो आपके अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, जो जो चीज़ें अगर आपने उसी लिमिट में ली हैं, ठीक है, तो आपको कोई बूढ़ा नहीं करेगा। सही है। लाइक मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इतना ऑब्सेशन है। अभी वो एक रिसेंटली जो है किसी का जो इंतकाल हुआ पड़ोसी मुल्क में कि जो उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन एक्सेसिव ले लिया, एंटी एजिंग ऑलरेडी गोरी भी थी। क्यों? अब द थिंग इज कि उन्होंने लिवर टेस्ट कराया था अपना या नहीं कराया था। मुल्क ऐसा है जहाँ पे अल्कोहल कॉमन है, ठीक है, आपने पहले से जो है वो उसका इंटेक किया हुआ था, जाकर उसने रिएक्शन किया, तो क्या है आपको प्री रिक्विजिशंस पता होनी चाहिए कि आपकी डाइट कैसी है, आपका लिवर डैमेज है या नहीं है, आपने ब्लड टेस्ट करवाए हैं वो ड्रिप्स लेने से पहले या नहीं करवाए, और डॉक्टर से लिया है एंड डॉक्टर से लिया है कि नहीं। आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे पेज चल रहे हैं और जो है वो जाकर लड़के और लड़कियां जो है लगा देते हैं। दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर जस्ट सप्लायर्स। उनको सिर्फ आईवी पास करनी आती है। अब हर चीज़ आपको जो हम आईवी पास करते हैं मदिया, वो अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर एज, उसके ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स सेट होते हैं। यू कांट टेक फ्रॉम योर नर्स, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन होती है। उसके लिहाज से 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स ग्लूटाथायोन के, नेट के या एंटी कोलेजन के ड्रिप्स के गिरेंगे वो मैं डिसाइड करूंगी अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन। वो नर्स नहीं कर सकती। नर्स की उतनी नॉलेज नहीं है। नर्स जो है वो सिर्फ हम जिस मुल्क में रहते हैं, यूके यूएसए में सिस्टम अलहदा है। वहाँ पे एस्थेटिक लेवल 2 अगर आपने किया हुआ है तो दे कैन कैलकुलेट, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। नर्सिंग एस्थेटिशियन अभी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है कि भाई मेरी सीबीसी की रिपोर्ट ये थी, मेरा आयरन लेवल ये है, मेरे एलएफटीज ऐसे थे, मेरा लिपिड प्रोफाइल ऐसा था। उसके अकॉर्डिंगली जब आपकी कैलकुलेशन हो जाती है, देन आपने यूज़ करना होता है। फिर उसको रिपीट कब करना है? 15 डेज के बाद, 15 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। सही, लेकिन अब होता है ना डॉक्टर तो डिसाइड करेंगे, लेकिन खवातीन ने भी डिसाइड किया होता है कि चलो ठीक है, ये मेरा अगर ये ट्रीटमेंट नहीं करी तो ये ट्रीटमेंट मैं फलानी डॉक्टर से जाके करा लेती हूँ। और फिर वो जो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि आपके जी प्लीज, हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि जी भाई वो किधर गई, तो बस वो 2 महीने के लिए गायब हो जाती क्योंकि अब ट्रीटमेंट ऐसे करा दी है। अच्छा मुझे बताएं हैना जी, आपके नज़दीक ख़वातीन और बंदों दोनों को ऐसी क्या ज़्यादा परेशानी आज के दौर में लाक है कि जिसकी वजह से वो एज पे गिव अप कर जाते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अम्मी एक चीज़ कहा करती थी और अब मुझे सोचकर हंसी आती है। वो कहती थी बिजली ने हमें बर्बाद कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के आने से हमने अपना एक नेचुरल पैटर्न तोड़ दिया है। बिल्कुल। हम रात को सोते नहीं हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो मेलेटोनिन रिलीज ही नहीं होती है, तो हमारी रीजनरेशन ही नहीं होती है। और हम दिन में सो रहे होते हैं तो हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा होता है। तो हमने दोनों तरफ से अपने आप को बर्बाद किया। ना हम सुबह सवेरे उठते हैं, ना हम रात को उस वक्त सोते हैं जबकि हमारी बॉडी को अंधेरे में हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो होता है ना कि जो तहज्जुद के वक्त उठना, हमने दीन को समझा ही नहीं। अब हम तहज्जुद तक जागते रहते हैं कि तहज्जुद पढ़ के सोएंगे, नहीं, वो सोकर उठने वाली इबादत थी। तो हमने अपना पूरी जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसको हमने घुमा दिया। अब उसकी वजह से इट्स गोना टेक अ टोल ऑन अस। अब जो हमारे यंगर लॉट है स्पेशली, और यंगर में क्योंकि मैं खुद इस चीज़ की आई एम गिल्टी ऑफ इट, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, हम लोग रात को लेट आते हैं। आज तो सुबह 6 बजे, आज तो सुबह 5:45 बजे घर आई हूँ। लेकिन अगर एक नॉर्मल दिन में भी अगर मैं रात को 11 बजे घर आ रही हूँ, तो जब तक मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, नमाज पढ़ूंगी, फारिग होंगी, 12 से 1, 1:30 तो बज ही जाता है जब तक आप अनवाइंड करके सोते हैं। तो मैंने अपना आधा टाइम तो निकाल दिया उसी में। सुबह अगर आप जल्दी भी उठ जाते हैं तो फिर आपकी नींद भी कम हो रही है। सो एक बॉडी का एक नेचुरल साइकिल है, उसको हमने बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। अब वही वाली बात है, एक अगर टेक्नोलॉजी है या एक फैसिलिटी है, हम उसको इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे, अपने नुकसान के लिए कर रहे हैं। हम सब के हाथों में मोबाइल फ़ोन है। खुदा की कसम मैं कहती हूँ, ये हमारा टाइम खा रहा है। हाँ, सही है। आप ज़रा सी देर के लिए फ़ोन उठाते हैं और आप अगर कुछ खोल लेते हैं, आपने इंस्टाग्राम खोल लिया, 3 घंटे यूँ गए। सो The damage to our bodies is immense, और वो यंगर से यंगर लोगों को हो रहा है। देखिए ना, हम जो एकदम डिस्कनेक्ट भी हो गए। मैं मुझे ये नहीं पता, जो मेरे साथ जो मेरी दोस्त बैठी हुई है कि इसने इसके सर में दर्द से सर दर्द की दवाई खाई कि नहीं खाई। मुझे इतना पता है कि शिफाली ने फलाना इंजेक्शन लगवाया था, क्योंकि मैं उसमें बिजी हूं, मैं उससे नहीं पूछ रही। नहीं, और एक और जो खतरनाक बात ये कि हमें अपने
इर्द गिर्द के लोगों की खबर नहीं होती जी। लेकिन जो कहीं 7 समंदर पार हो गया वाकया, उसके बारे में इतना स्ट्रेस लेंगे, हम बार बार उसकी रील्स देखेंगे, उसकी न्यूज़ अपडेट्स लेंगे, खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है, हम ऑब्सेस हो जाते हैं उसके साथ और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। अच्छा डॉक्टर आयशा मुझे बताएं ये स्लीप पैटर्न, क्योंकि देखिए ना मसला ये है कि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा और बार बार कहा भी गया है, अल्लाह पाक ने दी पाक किताब में लिखा है कि जो रात है वो सोने के लिए और दिन काम के लिए। हमारे यहाँ तो अब एक ट्रेंड बन गया है कि आप सारी रात जागेंगे, आप दिन के टाइम सोएंगे, तो जो आप दिन में जो सूरज भी नहीं देखते, तो वो सूरज को ना देखने की वजह से और वो टाइम जो कि आपके सोने का था उस टाइम पे काम करने की वजह से भी आपकी बॉडी में क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती है। क्योंकि हमने तो ये देखा रात में वैम्पायर जागता था, तो बन जाओ वैम्पायर। हाँ, अगर सूरज नहीं देखना, क्योंकि वैम्पायर को सूरज की, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, कहते हैं अल्लाह मियाँ हमसे नहीं धूप में निकला जाता, हमसे तो धूप बर्दाश्त ही नहीं होती। हमें तो मैं तो कहती कि दिन चढ़े जहाँ लोग सोए रहे वहाँ पे फरिश्ते नहीं आते। जी हम ये सुनते थे आप बचपन में। मुझे मेरी ये देखें मैं आपको बताऊं, ये मैं जनरेशन से डिफरेंट हूँ बट एग्जैक्टली से मेरी अम्मी सुबह हम गर्मियों की छुट्टियों में 9 बजे भी उठती थी, तो मम्मी कहती देखा इतनी लेट उठी हो, फरिश्ते तुम जैसे बच्चों पे लान है। और मैं घर में कुछ भी होता था, ग्लास टूटा था, देखा तुम लोग टाइम पे नहीं उठे। लोगों के बच्चे 7 बजे उठ जाते हैं। एक तो मुझे जिंदगी में कभी लोगों के बच्चे को दिखाई नहीं दिए, वो हम वाहिद थे, बाकी लोगों के बच्चे हम देखते थे 12-1 बजे उठ रहे हैं, लेकिन हम 9 बजे उठ के भी ऐसे गिल्ट में होते थे। और अब अब मैं अपनी अम्मी बन गई हूँ, अब मैं किसी को सोते हुए देख लूँ, कभी कभी लगता है मेरा पास का ट्रॉमा है कि मैं खुद नहीं से तुझे भी नहीं सोने दूंगी। मेरा तो वो ट्रॉमा है कि अगर मैं 2 घंटे भी सोई ना, मुझे 9-9:30 बजे के बाद लगता है मैं जुल्म कर रही हूँ, मेरे को गुनाह कर रही हूँ अगर मैं सोती रह गई। हाँ ये अच्छा, एक तरफ बहुत ज़रा सो जाना, गलत टाइम पे सो जाना, एक तरफ मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद की प्रॉब्लम है, ये कितना आपको जल्दी बुरा करता है? देखिए बात ये है कि विटामिन डी का बज़ाहिर नाम तो विटामिन डी है, लेकिन इससे बड़ा कोई हार्मोन नहीं है। और हम अगर टेस्ट कराते हैं इसका, तो शायद ही कोई औरत मेरे पास मैंने देखी हो, यानी कि अगर दिन में 10 या 20 औरतें आ रही हैं तो 3 या 4 का ये सही निकलेगा। इन्होंने बायोलॉजिकल क्लॉक की बात बेहतरीन की, मतलब वो बात उसके बाद ख़त्म हो गई ना। 10 से 12 बजे का टाइम है मैक्सिमम सोने का, मेलेटोनिन इसमें सही से काम करता है और ये वो वाला हार्मोन है जो कि आपको रिलैक्स करेगा, आपकी स्ट्रेस, आपकी परेशानियां सब दूर करेगा। वो तो मेरा शिफाली को देखने का टाइम है, तो किथे दा मेलेटोनिन मैं तो देखना जो शिफाली ने ओके पे कर दी है, शिफाली में नींद खा गई। हाँ, तो शिफाली को मैंने देखना है, तो कौन सा मेलेटोनिन? अच्छा मैं इसी से कंटिन्यू करूँ, मुझे याद भी कहेगा, मुझे ब्रेक आ गई, ठीक है, मुझे नहीं, मेरे शो को ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, नींद की पहले वाले से बात करना ज़रूरी है, फिर गम के वाले से बात भी करेंगे, क्योंकि गम इंसान की जवानी खा जाता है। छोटी सी ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो शख्स जिसकी नींद कम है वो उस शख्स से पहले मर जाएगा जिसकी नींद ज़्यादा है। सो ना नींद प्रॉपर लेने से बहुत इंसान की बॉडी में वो कहते हैं प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाती हैं। मैं खुद अमिश कितनी बार आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि मुझे सोनिया है, मैं तो सो ही नहीं पाती, मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है। और हम नींद की बात ही कर रहे थे, गलत टाइम पे नींद लेने से और ना नींद लेने से वही आपके बुढ़ापे के असर में कितना इजाफा होता है। हम लोग वही मेलेटोनिन हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे कि उसका एक स्पेसिफिक टाइम है और उसमें हमें सोना होता है। तो हम ये समझते हैं कि हम रात को जाग लेंगे और दिन के टाइम पे सो के अपनी नींद पूरी कर लेंगे। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स जिस तरीके से अपना टाइम टेबल जो है वो पूरा डिस्टर्ब करते हैं, बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे होते हैं। जब पेरेंट्स का टाइम टेबल सही तरीके से सेट नहीं होता, अपना मेलेटोनिन का सिस्टम भी वो सही तरीके से सेट नहीं करते, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम बोलते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को भी रात को देर से सोने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो पेरेंट्स के इर्द गिर्द ही होते हैं, तो उनका भी मेलेटोनिन जो है वो डिस्टर्ब्ड होता है। और उस तरीके से ये होता है कि जब पेरेंट्स दिन में सो रहे होते हैं या माँ अक्सर बच्चों को भेज के सो जाती है, तो वो जो मेलेटोनिन उसको रात में लेना है जिससे उसकी स्ट्रेस दूर होगी, एग्जाइटी दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगी, वो नहीं हो पाता। दिन के टाइम पे विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन तो करता ही है, लेकिन उसका जो एक बहुत ज़बरदस्त रोल है वो ये है कि वो एग्जाइटी और स्ट्रेस को बहुत अच्छा दूर उसमें ये नहीं करता कि है। खुद को धूप लगवानी, घर के पर्दे भी हटाएं, घर में धूप को आने दें, वो आने दें। सुबह की 6 बजे जब आप अपने विंडो से पर्दे हटा देंगे
उस वक्त के टाइम से आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी इज कमिंग इनसाइड। तो वो फ्लो ऑफ एनर्जी आपको बहुत फायदा हार्मोन से, आपके थायराइड लेवल से, आपकी हर चीज़, चाहे वो विटामिन डी हो, उसके साथ मिक्स होकर अपना इंटीग्रेशन करके आपके बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करती है। तो खवातीन जब सो जाती हैं तो वो दोपहर के टाइम पे उठती हैं, उस टाइम पे या उससे थोड़ा पहले जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, तो वो वाली सूरज की रोशनी तो तकरीबन ढलने की तरफ जा रही होती है, तो वो हार्मोन्स का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, मेलेटोनिन का भी, विटामिन डी का भी। तो स्ट्रेस और एग्जाइटी जो है वो कैसे खत्म होगी, क्योंकि वो रात में जाग रही हैं, दिन में सो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मोबाइल का जहाँ तक सवाल है, आपकी देखिए कि ऑटिज्म की जो परसेंटेज है वो क्यों बढ़ती चली जा रही है। बच्चा जो है उसको माँ जब घर आती है, उसको अपने काम काज करने होते हैं, या वो घर में जब वो बिजी होती है, तो वो बच्चे को मैनेज करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है। बच्चा मोबाइल की करती है, बात भी करते हैं, ठीक है। आजकल पेरेंट्स से तो उसमें जब देखा गया है, या हम जब रिसर्च स्टडीज को देख रहे होते हैं, उसको बेसिकली अपनी स्ट्रेस भी दूर करनी होती है, जल्दी जल्दी रोटी पकानी है, सालन पकाना है, घर के काम काज है, सब कुछ है, उसको भी देखो, तो वो अपने स्ट्रेस को उसको दूर करना है कि वो कैसे करे। देखिए ना, वो प्रेशर तो माओ पे हमेशा से था, हमेशा से था। आप क्या करते थे, आप बच्चों को वो स्टिम्युलस देते हैं जो उनके लिए कंस्ट्रक्टिव होता है। बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक से खेलते थे, ऐसी चीजों से खेलते थे। ये जो स्क्रीन्स हैं, इन स्क्रीन्स की जो रेडिएशन बोलना बंद कर दिया, बच्चे का बिहेवियरियल डिसऑर्डर हो गया, बच्चे बात करना बंद कर देते हैं, और इस वजह से ऑटिज्म की परसेंटेज बढ़ती चली। ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बिहेवियरियल डिसऑर्डर है। और जब इसकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को 10-10 घंटे पेरेंट्स ने मोबाइल पे रखा। हम थोड़ा सा इसमें हट जाएंगे, हम स्पेक्ट्रम पे बात करें, लेकिन अभी हम एग्जैक्टली इस पे एज पे बात कर रहे थे। स्लीप का देखिए, मैं कहती हूँ कि जब क्लिनिक में पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, एक तरह से उनकी जो पिक्चर आ रही होती है वो मैनिक सिम्टम्स की होती है कि जो पूरी रात सो नहीं रहे, बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खा बहुत ज़्यादा रहे हैं, और हम उनको ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। तो हम उनको नॉर्मली क्या करते हैं, वो दवाई देते हैं जो हम एंटीसाइकोटिक्स या मूड स्टेबलाइजर दे देते हैं। हम अगर सिर्फ ये पूछ लें कि इस बच्चे की स्लीप की रूटीन कैसी है, बिकॉज मेलाटोनिन एंजाइटी डिप्रेशन को दूर नहीं करती, सारा बेसिक मेटाबॉलिज्म को देख रही है ना, बिकॉज ये आपके मेलाटोनिन जो है आपकी बॉडी की रिपेयर कर रहा है। जगह इसके बारे में मशहूर है कि रात को ये ठोक बजा के देख रहा होता है कि कहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है, रिपेयर करता है। जितनी आपने लास्ट टाइम पे इनपुट ली होती है, आप जो भी पढ़ते हैं वो मेमोरी कंसोलिडेट कर रहा होता है, उसको आपके सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है, ठीक है। मेलाटोनिन से आपकी एज लॉन्जेविटी, जो हम कहते हैं लॉन्जेविटी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जिसमें हमने कोविड से भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा, दैट इज़ योर इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त। The very important source of immunity is your melatonin. और मेलाटोनिन 9-10 के दरमियान रिलीज होकर 4 बजे तक अपना साइकिल कंप्लीट करता है। अंधेरे में निकलता है, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आपकी लाइट ऑफ है लेकिन मोबाइल की ब्लू लाइट ऑन है, तो दैट्स द बिगेस्ट source of destruction to the melatonin because it's a pigment that is released to dark. तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो टाइम पे सो रहे हैं, लेकिन आप जब तक उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, इंक्वायर नहीं करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो मोबाइल का यूजेज करते हैं, बिकॉज उनको नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग होती है। जो भी साइकेट्रिक इलनेस है, आप ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, हमेशा वो ओवर थिंकिंग से स्टार्ट होगी। ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे लोग, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना शुरू कर देंगे, गम दुख फील ज्यादा करेंगे। ओवरथिंकिंग का वैसे कोई इलाज है? बिल्कुल इलाज है, हाँ बिल्कुल इलाज है ओवरथिंकिंग के इलाज। ये लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ये लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें मदीहा, एक ब्रेन का एक फंक्शन है, उसको प्रेजेंट में रहना है, फोकस्ड रहना है। अगर ब्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट की गिल्ट्स को, सदमों को बार बार रिप्ले करता है और फ्यूचर की एप्रीहेंशंस, वसवसे, परेशानियों को वो देख रहा होता है, बिकॉज एक रैट रेस जो है, चीज़ अभी आई नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि बिकॉज मेरे माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन है। इकिगाई एक बड़ी अच्छी किताब है जिसमें एंटी एजिंग के बारे में वो कहते हैं, अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, ठीक है। सो आपका अगर माइंड ही प्रेजेंट में नहीं और बॉडी से अलग हो के फ्यूचर में आप पास्ट में जा रहा है, तो बॉडी इम्यूनिटी वाइज बहुत ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट में जाती है और आपकी बॉडी डैमेज होती है। तो सिर्फ इसका इलाज माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस आपने सुना इसके लिए? जी बिल्कुल, मुझे इसके लिए शायद ये भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी
एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन रॉन्ग टू यू, आप उनको माफ करें, शायद फॉरगिव करने से और शायद लेट गो करने से भी आपकी बॉडी थोड़ा सुकून में आएगी। बिल्कुल, कैंसर के पेशेंट्स की जब इलाज होता है, दैट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च कि सबसे पहले उनको रेडिकल एक्सेप्टेंस कराते हैं कि जो हो गया, जो लोग हैं, जो बीमारी आई एक्सेप्टेड, ये अल्लाह की तरफ से। सेकेंडली आप फॉरगिव करें, बिकॉज हर्ट का जो एक इमोशन है ना, वो आपकी अंदर से इम्यूनिटी खा जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो किसी को ना माफ़ करने की वजह से या गुस्सा बहुत ज़्यादा करने से उनकी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं, लेकिन मैं उनके हाथ और पैर टेढ़े होते हुए देखे। It eats your body. It eats your stress, and that not forgiving and just rehearsing all the time कि उसने मेरे साथ बुरा किया। अभी हमारी बात हो रही थी दुख पे, गम पे, सदमे पे। There is a medical terminology, टेकोसुबो कार्डियोमायोपैथी पैथी जैपनीज टर्म है, जिसमें जब शदीद सदमा पहुंचता है तो हार्ट बलून हो जाता है और वो सडनली स्टॉप हो जाता है फंक्शनिंग कर। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, आप फील क्या कर रहे हैं, तो आप हर तरीके से आप अपने आप को डैमेज करें। सो डाइट, स्लीप, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, एवरीबडी इज एवरीथिंग इज होलिस्टिक। या शायद आपने ही कहा था कि वो जो लोगों में कंटेंटमेंट होती थी या वो जो एक तवक्कल का अंसर था। अभी आपने एक लफ्ज़ कहा ना कि लोगों के वसवसे आपको सोने नहीं देते, आपको परेशान करते हैं। तो अगेन हम बहुत सारी चीज़ों की तरफ देखते हैं थेरेपी के लिए। अगर हम, क्योंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर के हम मेजॉरिटी ऑफ अस आर मुस्लिम्स, तो मुझे ये चीज़ लगता है कि बचपन से एक थेरेपी बच्चों को सिखानी चाहिए कि आप रात को बत्ती बंद करके आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप अलहम शरीफ पढ़ें, आप कुल पढ़ें। आप देखिए कुल औज़ु बिरब्बिन नास में आप उन्हीं वसवसों से पनाह मांगते हैं, आप उन्हीं चीज़ों से अपने लिए हिफाजत मांगते हैं। तो आप एक मेडिटेटिव और एक सुकून में आप जाते हैं, क्योंकि आपने एक वो तवक्कल का आंसर है कि आपने अपने आप को उसके सपोर्ट कर दिया जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। At night, brain consolidates it. When you know that you have someone, the divine force, to fall back on, तो of course आप पे बिल्कुल तो वो सुकून जो आपको मिलता है ना, बट उससे पहले ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि हमें ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, बट उससे पहले आई थिंक हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमने सारे दिन में आज किया क्या। नहीं, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि बच्चों को भी हमें बताना चाहिए, हमें भी छोटे बच्चे को जब आप एक आदत डाल देते हैं ना इस तरह की चीज की, बिल्कुल सही जैसे जैसे बड़ा होता है वो उसको समझने भी लगता है। अच्छा, मुझे पता है, जैसे हम बात करें आपका टॉक्सिक माहौल हो जहाँ आप काम करते हैं कि कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है, आप उसके बारे में मुसलसल सोच रहे हैं, घर में आपका मियाँ वो फेथफुल नहीं है, आपकी सास जो हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं, ससुराल के साथ अच्छा नहीं है, ये कितना जल्दी, क्योंकि हम देखें, हम बंदों की तो बात करें कि एक बंदे ऑफकोर्स काम करे, बाहर टॉक्सिक माहौल है, वो बेचारा उसके बाद हम अक्सर अपने भाइयों को देखते हैं, वो कहते हैं यार ये तो 26-23 साल का था जो लड़के जॉब करते हैं, यार इनके बाल जल्दी वाइट क्यों, दाढ़ी के बाल वाइट कैसे आने लग गए। ख़वातीन का भी हम ऐसे देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो डेली के हमारी जो रहने का तरीका है, सहने का तरीका है, टॉक्सिक रिलेशन हो या हैप्पी रिलेशन हो, वो हमारे माइंड पे काम तो करता है ना। और ये सारी चीज़ें हमें उसके मुताबिक लेके चलनी है। जैसे अभी बात हो रही थी कि टॉक्सिक रिलेशन में है तो वी शुड गेट आउट ऑफ इट, बट वी कांट गेट आउट ऑफ इट ऑल ऑफ अ सडन। पहले हमें वो देखना है कि क्यों टॉक्सिसिटी पैदा हो रही है, हमें उसको किस तरह ठीक करना है। इन लॉज में उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, मेरे ख्याल में नुकसान तो बहुत कम है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं रहने के साथ। और देवरानी जेठानी और ये बाकी सारे रिश्ते जो हैं इनको तो पहले समझना चाहिए, उसके बाद हमें उसको लेके चलना चाहिए। और अगर अच्छे हो तो दुख सुख के साथी होते हैं और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बंदा मेरे ख्याल से इंसान का अच्छा दोस्त ना होना और आसपास ऐसे लोग जो आपको ना सुने वो भी आपको जल्दी बुरा कर देते हैं। अच्छे सोशल कनेक्शंस की बहुत कमी है। जहां हम बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, आजकल वो चीज़ नहीं है। क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंपेयरिंग, कम्युनिकेशन है ना। ये क्यों आ गया, आपको क्या फील होता है कि पीयर प्रेशर की वजह से, सोसाइटी की प्रेशर की वजह से, ये सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें जो हम देख रहे थे मुसलसल, आपके पास आई एम श्योर ख़वातीनें भी आती होंगी, दीपिका पादुकोण तो लाइनर में ऐसी लग रही, मेरी आंखें से क्यों नहीं लग रही, आई एम श्योर आपके पास। देखिए मेरे पास जो आते हैं वो तो मैं बात भी करती हूँ, लेकिन आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये जो फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, 2-3 ग्रुप्स हैं जिन्होंने तबाही मचाई हुई है, वाकई मचाई हुई है। दोज ग्रुप्स आर लीडिंग टू बिग डाइवोर्सेस,
दे लीडिंग टू बिग प्रॉब्लम्स इन गर्ल्स और लड़कियों की ज़िंदगियों में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, और वो सर्टन ग्रुप है। क्योंकि देखें, जिस माहौल में मैं पल रही हूँ, बढ़ रही हूँ, या जिस माहौल में मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, वो आप नहीं समझ सकती, आप नहीं समझ सकती। मैं आपसे डिस्कस ज़रूर कर सकती हूँ, बट आपके पास उसका हल नहीं होगा। मशवरा किसी अक्लमंद से लेना चाहिए। बिल्कुल। अब उस ग्रुप पे कोई 226,000 लोग बैठे हुए हैं, हर कोई अपनी मन तक मार रहा है उसमें, बट शी डजंट नो कि आप किन हालात में जा रहे हैं। और आप इतना जब लिखते हैं तो इतनी आपकी फीलिंग्स उसमें आ तो जाती हैं, उभारते हैं बहुत नहीं। सेकंड नेगेटिवली आप बहुत दफा आप किसी को मशवरा दे रहे हैं जिसको आप जानते ही नहीं हैं, उसके हालात को नहीं जानते, और आप अपनी जो भी आपके तजुर्बात होते हैं ना, उसकी रोशनी में उसको मशवरा दे रहे हैं, उसके लिए गलत हो सकता है। मुझे लगता है इट्स ऑल एडिंग टू द स्ट्रेस। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि जी देखें मेरे साथ ये हुआ, हो सकता है बहुत सारी लड़कियां बोले कि हाँ हमारे साथ भी है, तो कहीं आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि शायद मुझ जैसे लोग आके मुझे बताएंगे कि यार हमारे साथ भी हो रहा है, लेकिन हम भी लगे हुए हैं, लगे रहो, हाँ लगे रहो। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं इमीडिएटली अपने घर से निकल जाओ। बिल्कुल, अरे भैया निकल के कहाँ जाएगी, घर से निकलो, अपनी अलग रहो, अपार्टमेंट लो। कुछ खवातीन को आप सुन लो, बहुत सी खवातीन चीजें डालती हैं, उनको होता है यार हमें कुछ सुन ले, हमसे कोई प्यार से बात कर ले। सुनने से इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि पानी उबल रहा है ना, तो यू कांट सी योर रिफ्लेक्शन। तो जब कोई किसी प्रॉब्लम में उसकी वो बहुत आग निकल रही है उसके अंदर से, तो जब आप उसको सुनते हैं ना, तो इट हेल्प्स टू लोअर दैट टेम्परेचर। उसके बाद फिर उसकी अपनी रिफ्लेक्शन काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उस गुस्से के टाइम पे अगर वो आपसे डिस्कस करी और आप कह रही नहीं just leave the relationship, he is not appropriate for you। सवाल को और तेज कर रहे हैं ना। Exactly। सॉल्यूशन ये ग्रुप्स नहीं है, इन सॉल्यूशन जो है वो साइकोलॉजिकल सेशंस हैं और घर के बड़े भी हैं। देखिए उससे पहले घर के बड़े आ जाते हैं। अच्छा मैं जरा क्योंकि देखिए पहले हमारे पास घर के बड़े होते थे, हम उनके साथ परेशानी डिस्कस करते थे, हमें पता होता था कि ये संभाल लेंगे। अगर वो फिजिकली कुछ नहीं कर सकते तो उनकी पता है दुआएं, ऐसे ही अभी पता क्या उनकी दुआएं आ गई, कोई खड्डा आ गया, आगे कुछ चीज़ आ गई, इनकी दुआओं चीज़ें उठा के साइड पे रख देंगे। ये बहुत अच्छा। हम जब गम की बात कर रहे थे, माँ बाप की ज़िंदगी से चले जाना, ये है कि बच्चे माँ बाप का गम देखेंगे, बच्चे माँ बाप को दिखाएंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसमें भी जब व्हेन माय मदर डाइड, मुझे लगा मैं बूढ़ी होगी, क्योंकि मैं हर चीज़, मेरी बॉडी की एक एक सेल ने वो गम लिया और मुझसे उठा नहीं जाता था। हर तरीके से मुझे लगता था मैं दिमागी तौर पे ख़त्म हो गई। मैं शो आपके सामने कर रही होती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं वापस चली जाती थी उस टाइम पे जब मैं अपनी अम्मी को आखिरी गुस्सा दे रही होती थी। यकीन माने मेरे साथ शो में होता था और मैं कहती थी अम्मी आपने मुझे बूढ़ा कर दिया है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर माँ बाप की ज़िंदगी में औलाद मर जाए, ये माँ बाप को भी और छोटे बच्चों और ज़्यादा वक्त से बूढ़ा भी कर देती है। आपका पार्टनर जो है वो चला जाए, आपकी बहन भाई, ये आपने तो उसको देखा, मतलब इतनी अच्छी एज में, प्राइम एज, तो चले जाना। सो ये आपको क्या लगता है? आई एम सो सॉरी, ये थोड़ी सी पर्सनल है, लेकिन आपसे ज़्यादा कोई बात ये समझा नहीं सकता। जैसे मैंने अपनी अम्मी का भी वो किया ना कि एक गम था, गम आपको बहुत जल्दी खा जाता है। आपको गम खा भी जाता है और आपको बूढ़ा कर भी देता है। क्योंकि स्पेशली आई थिंक माँ बाप का तो आप एकदम से बड़े हो जाते हैं। माँ बाप के जाने से आपको एडल्ट बनना पड़ता है। आपको बड़ा, क्योंकि आपके ऊपर बड़ा रहा कोई नहीं। आपके पार्टनर के जाने से आप वाकई यू फील दैट लाइफ इज़ ओवर। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो आपको बूढ़ा करती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगी कि अगर आपने घर में ख़ास तौर से अपने पार्टनर की बीमारी देखी हो, जो बीमार होता है वो तो एज करता है, लेकिन जो उसका केयर गिवर होता है ना, जो उसको देख रहा सारा इस प्रोसेस, जो अपने आप को बैक बर्नर पे डाल देता है क्योंकि उसने उस बीमार को देखना है, उसकी ज़िंदगी के लिए उसने लड़ना है, वो लड़ाई आपको बहुत बुरा कर देती है। वो आपको अंदर से खा जाती है। आई थिंक द ओनली सेविंग ग्रेस इज के अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो आप उसका शुक्र करें। अगर आपको सेहत मिली है तो उसका शुक्र करें। ये शुक्र का जो अंसर है ना, और तवक्कल का, ये आपको ज़िंदगी में शायद उस तरह से जवान ना रखे, लेकिन ये आपको चलता रखता है। इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू लिव एंड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। वो मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में हम मादा परस्ती के उस दौर में आ चुके हैं।
हम ट्रेंड्स के उन चीज़ों में फंस चुके हैं, हम भेड़ चाल में और कीपिंग अप विद द जोन्सेस में इतने आ चुके हैं, और सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। सोशल प्रेशर, वो चीज़ें फ्लोट की जा रही हैं। मुझे बताएं, बचपन में ये गर्मियों की छुट्टियां हैं, मैं इतने माँ बाप को देख रही, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि वो कहते हैं हमारे बच्चे हमसे लड़ रहे हैं कि हमारा फलाना दोस्त जो है वो तो उस वक्त स्पेन में है, फलाना दोस्त दुबई है, आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं, आप हमें कराची लेके जा रही हैं, आप हमें लाहौर लेके जा रही हैं, क्योंकि छुट्टियां मुसलसल कांस्टेंट। पहले आपको सोसाइटी प्रेशर देती थी, अब आपके घर के लोग आपको प्रेशर दे रहे हैं और आप उस प्रेशर में जी रहे हैं। सो तभी मैं देख रही हूँ ना कि ये अभी हुमैरा की एकदम से डेथ हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ है। मैंने इतने कार्डियक अरेस्ट ज़िंदगी में कभी जवानों में नहीं सुने थे जितने मैं अब लोगों में देख रही हूँ। ये चीज़ें तुमने सुनी थी कि आप जब बूढ़े होंगे ना तब मरेंगे। मदिया, आप किसी चीज़ में खुश नहीं है ना। हाँ। आपको एंजाइटी कांस्टेंट है, क्योंकि यू आर ऑलवेज वांटिंग मोर। पर्पस भी नहीं, यू आर ऑलवेज वांटिंग मोर, पर्पस भी पर्पस नहीं। और ये जो बार बार आपको पता है प्रोड्यूसर साहब, ये ब्रेक की टेंशन भी कहीं मुझे बूढ़ा ना करते, पर मैं क्या करूँ, ये ब्रेक होनी चाहिए, ये नहीं होगी तो मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, क्योंकि इश्तेहार नहीं मिलेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद आते कहीं मजा आइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको जल्दी बूढ़ा कर देते हैं? जैसे मैं बात भी करी थी ना कि खुराक में आजकल बच्चे जो खुराक कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से, वही जो हमारे जो फार्म की मुर्गी होती है उसको देखे ना कि वो एक चूज़ा जो 40 दिन के अंदर एक बड़ा सारा कुकड़ बन जाता है, बिकॉज उसको ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो हमारे वो बच्चे जो कि अपनी प्यूबर्टी को टच करते थे एक सर्टन एज में जाके, अब वो प्यूबर्टी अगली 10 साल से पहले उसको टच कर लेते हैं अपनी खुराक की वजह से। और अब तो मैं देख रही हूँ कि ना सिर्फ प्यूबर्टी को टच करते हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स की तरफ भी जल्दी चले गए हैं। मैं देख रही हूँ कि जी बच्चियाँ, छोटी बच्चे नाइसिनामाइड लगा रही हैं, पता नहीं हाइलुरोनिक एसिड अपने चेहरे पे क्या कुछ लगा रही हैं। तो मुझे बताएं, एक तो ये बच्चियाँ भी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर प्यूबर्टी को जल्दी टच करें तो फिर यही ना कि अब मैं अर्ली मेनोपॉज का भी सुन रही हूँ कि जी कि 30 साल में अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। ये तो मैंने पहले कभी सुना नहीं था कि ये भी होता है, एक्सेलरेट हो रही है। जी जी। तो वही आपकी एज जल्दी आ रही है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोसीजर्स जो कि हमें नहीं कराने चाहिए, गैर ज़रूरी, आप दोनों से मेरा सवाल है, जो कि हमें नहीं कराने चाहिए, जिनकी बहुतात हमें बूढ़ा कर सकती है, वो कौन से? देखिए, बहुत सारा ट्रेंड आजकल ये भी चल रहा है कि ब्राइड्स बनने से पहले आपकी शादी होने वाली है तो आप बेबी बोटॉक्स करा लेते हैं आके। मतलब आप ये मजे की टर्म है, बेबी बोटॉक्स, ये तो प्रेगनेंसी में नहीं लगवाना चाहिए। मतलब आपकी तो ऑलरेडी you're already a baby, मतलब you're not a baby but you're just beginning your journey and you're very young until or unless you're getting married in late 40s or something. यही 20-25 साल होती है उम्र शादी की, तो you don't need botox at this stage. आप कोई भी ट्रीटमेंट उम्र से पहले करवा लेंगे तो आपकी प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। आपकी लेटर स्टेजेस में जब आपको उन ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो काम नहीं करेंगे। जैसे अगर सर दर्द की गोली का बार बार खाएंगे जब सर दर्द होगा, बिल्कुल, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इतना कुछ ले चुकी होगी कि वो इट विल नॉट अफेक्ट। बेसिकली आपको अच्छा पेयर प्रेशर भी बहुत है ना कि उसने करा लिया है और अब मैं पीछे रहेगी तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए, मैं तो आउट हो जाऊंगी, सोसाइटी से आउट हो जाऊंगी। तो ये हमारी सारी सोच है कि हम किस तरह उसको, बिल्कुल। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी अनड्यू चीज़ें ऐसी हैं, जैसे डर्मा प्लेनिंग है, बिला वजह के बाल हटाना मुंह पे से, जी। एक नॉर्मल शेव है ना वो डर्मा प्लेनिंग, तो डर्मा प्लेनिंग करवा रही हैं, फिर पील्स करवा रही हैं, फिर इंजेक्शंस लगवा रही हैं, फिर ड्रिप्स ले रही हैं। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक नेसेसिटी नहीं है, बट एक आप सिर्फ पेयर प्रेशर में आके या सोशल मीडिया में पढ़ के आपको लग रहा है कि ये मुझे करवाना चाहिए। सो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी अपनी स्किन, आपका अपना लाइफस्टाइल क्या है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको आया ज़रूरत है उस चीज़ की कि नहीं है। स्किन के ट्रीटमेंट्स अगर आपने कोई भी कराने हैं, इफ़ योर स्किन इज़ अनहेल्दी एंड डजंट हैव अ ग्लो और हैज़ मैनी स्किन कंडीशंस प्रॉब्लम्स हैं, तो you need at least 3 to 4 months to cure it, to bring your skin to a proper level कि आप उसको maintain कर सकें। अनड्यू चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किसी भी लेवल में चले जाएं, आप चाहे लेज़र करवा लें, चाहे आप इंजेक्शंस लगवा लें, पील्स लगवा लें, ये एक चीज़ तो पेनिट्रेट हो रही है आपकी बॉडी में, आपकी आईवी तो लग रही है जो आपको नहीं ज़रूरत।
सो आई वुडंट रिकमेंड इट। और बच्चियों को भी जिस तरह आप कह रही हैं नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड और ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नियासिनामाइड बेसिकली B3 B6 की कॉम्बिनेशन है जो आपकी स्किन पे स्किन हेल्थ के लिए अच्छी होती है। बट जब आपकी स्किन हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है सो व्हाई अप्लाई इट बिकॉज इट्स ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स बीइंग ऑन। बच्चों की ख़वातीन की देख रही हूँ कि अब छाइयाँ बहुत जल्दी आने लगी हैं, तो ये वो उन क्रीमों की वजह से भी है जो अभी तक छाइयाँ देख लें आप। छाइयाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा फास्ट फूड बहुत आ गया है, हमारा मीठा इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारी जो वाइटनिंग क्रीम है मुझे बताएं ये हमारी स्किन को कितना बुरा कर रही है? वाइटनिंग क्रीम्स की कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बेसिकली स्किन को पतले से पतला किए जा रही हैं। हमारी रेड वेन्स, हमारी प्रॉब्लमेटिक स्किन और बढ़ रही है उसके बाद। जब तक आप वो लगाते रहेंगे क्योंकि उसमें कॉर्टिसोन्स हैं, लगाते रहेंगे स्किन ठीक रहेगी। द मिनट यू लीव इट यू गेट एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स विद इट। ये आप मुझे बताना, ये जो बाकी ऐसी बिला वजह की क्रीमें जो गोरा होने वाली चिट्टा होने वाली क्रीमें वो, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी स्किन को, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी स्किन को बूढ़ा कर रहे हैं? अच्छा, जो 2 इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपको बहुत तेज़ी से एजिंग कराते हैं और उसका बहुत ट्रेंड है क्योंकि वो आपको इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। तो ख्वातीन ये समझती हैं कि अगर हमारी झाइयाँ स्टार्ट हुई हैं जिसका रीज़न खून की कमी और ओवर एक्सपोजर टू सन होता है या चूल्हे के आगे, तो सबसे पहले इस्तेमाल आपको सन ब्लॉक करना होता है ताकि वो नहीं हो। खून की कमी भी आपको जल्दी बूढ़ा कर देती है? यस, खून की कमी आपको बहुत तेज़ी से, रिंकलिंग इफेक्ट बहुत तेज़ी से देती है और एजिंग बहुत तेज़ी से कराती है। तो आपने सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होना चाहिए, हेल्दी फूड लीजिए जो कि आपका फॉलिक एसिड, आयरन का लेवल अच्छा कर रखे। पूछूंगी भी डॉक्टर आयशा से कोलेजन के हवाले से क्या खाएं। और दूसरा ये कि जो ट्रीटमेंट नहीं कराना, जैसे आपने कहा ना नियासिनामाइड, दीज आर नॉट द नेसेसिटीज। अगर आपकी स्किन को नीड है, ये सारी चीज़ें सिर्फ पानी आप अगर अच्छा पीते हैं, अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, अंदर से अल्लाह ताला ने क्रिएशन सिस्टम रखा हुआ है आपकी बॉडी में। नियासिनामाइड अगर आपकी बॉडी में अच्छा है, आपकी बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड अच्छा है, आपकी बॉडी में कोलेजन, आपके फेस पे खुद ही आ जाएगा, पसीने के साथ आ रहा है, खुद ही रिलीज हो रहा है, लगाने की जरूरत नहीं है। 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, फिर वी आर गोइंग। आप सोशल मीडिया से आप इतने अट्रैक्ट, देखें जितने इन्फ्लुएंसर हैं उनको पैसे मिल रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपका खाना अच्छा है, आपकी बॉडी में सारी चीजें, आप अच्छा क्लेंजर यूज कीजिए। जो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, जो मुझे अब इस लेवल पे लगता है, वो है फिलर एंड थ्रेड लिफ्ट। हाँ, ये नहीं कराना चाहिए बिल्कुल, इसलिए कि इसके ऑल्टरनेटिव्स, नेचुरल ट्रीटमेंट्स अब इतने अवेलेबल हैं। और ये जो मॉर्फिस हैं, एक्सोसोम्स भी आ गया है, जो पीआरपी जिसको वेम्पायर फेशियल भी कहते थे, दीज आर बेसिकली इक्विवेलेंट टू नेचुरल थिंग बेसिकली। तो इसलिए जो है अब इनका ट्रेंड है, ये आपके अपने कोलेजन, एक्सोसोम्स आपके अपने कोलेजन को इंड्यूस करते हैं, आपकी अपनी अंदर से जो है वो स्किन हेल्थ अच्छी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ट्रेंडिंग भी है और अच्छे ट्रीटमेंट भी है क्योंकि आपके अपने कोलेजन को बूस्टअप इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन खाना पीना अच्छा होना चाहिए इनके साथ भी। अच्छा, मुझे पता है फ्रूट में, क्योंकि मैंने ये सुना था कि खजूर जो है उसमें नेचुरल कोलेजन है, बजाय कि आप इतनी महंगी महंगी वो गमीज खरीदें जो आपको फिर बाद में दांतों का लेवल भी खराब कर रहे होते हैं। किस चीज़ से हमें अच्छा कोलेजन मिल सकता है ये बताएं। और मैं हर चीज़ बतानी ना अभी, फिर लोग कहते हैं हमारी कैप उतर गई, देखा मैंने लोगों को। मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, आपको आइडिया तो हो गया होगा। हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का तो इस्तेमाल करना है, लेकिन डाइट के अंदर अगर हम ओट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खजूर आप बता रही हैं, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से कोलेजन मिल जाता है। और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हम ले लेते हैं। तो अगर हम मछली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और सीज़न में जो सीज़न होता है फ़िश का, उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं स्किन के लिए, ठीक है। और दिन का कोई भी एक ऐसा टाइम बना लें जिसमें, देखिए मंचिंग का तो दिल करता है ना, कोई भी इंसान होता है, तो उस मंचिंग में अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स के बजाय, जिसमें हम कोई पिज़्ज़ाज़ या बेकरी की चीज़ें या कोलास की तरफ जाते हैं, तो हम फल का इस्तेमाल कर लें, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम सीरियल का इस्तेमाल कर लें जैसे कि ओट्स का है, तो उसमें हमारे वाला सीरियल नहीं, हाँ नेचुरल, ये स्पेसिफाई करते हैं। हाँ, तो उसमें ये होगा कि हमारी स्किन भी अच्छे से ग्रो करेगी। लेकिन सारी बातें एक तरफ, पानी का इंटेक स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पूरा बाकायदा टाइम टेबल लगा के रखना है कि एक दिन के अंदर 10 से 12 ग्लास का पानी का इंटेक हो, और इसमें जूसेस शामिल नहीं है, पानी
हाइड्रेशन के लिए पानी, नो सोडा ओनली, हाँ ओनली और पानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ हमें वक्त से पहले बुरा कर रही है वो हमारी अपनी नेगेटिविटी है। हाँ। अब ये आपकी पानी की बोतल है, मैं इसी से बताऊं, ये आधी खाली है और आधी भरी है। जो चीज़ मुझे तबाह करेगी या बुरा करेगी वो ये है कि मेरी बोतल खाली है। हाँ। मैं ये सोच ही नहीं रही कि ये पानी से भरी हुई भी तो है। हाँ। और ये अगर भरपूर, मैं हाँ। ये ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुजारी ले आऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी से आधी भरी हुई है, मेरे पास ये है, ये है, ये है, मैं नीचे वालों को जहाँ लोगों देखे के पास जाऊं, साफ पीने को पानी मुयसर नहीं, मेरे पास इतना पानी है कि मैं इससे सैराब हो Yes. सकती हूँ। ये नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये इंसान को नेगेटिविटी आपको बुरा कर हाँ, देती है। हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे ना कि जब आप दुआ मांगने के लिए बैठे तो पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप हर उस चीज़ को जब गिनना शुरू करेंगे ना कि जो जो नेमतें, जो जो करम आप पर ऑलरेडी अल्लाह ताला ने किए हुए हैं, तो शायद आपकी इतनी औकात नहीं रहेगी कि आप कुछ मांग सकें। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम आज भी, मुझे लगता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस जनरेशन से हूँ कि मैं और मेरी बहनें एक दिन हंस रहे थे कि हम तो अगर आसमान पे शफक फूली हुई हो तो हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, हाय आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, हाय ये कितना, हम फूलों को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, हम तितलियां देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और सर, और अपनी आंखों को देखिए, तितली- खुशियां जो है ना, ये आपको ये आपको जिंदगी में ठीक रखती है। शुक्रगुजारी, अच्छे अल्फाज शुक्रगुजारी की बात की, कि अच्छे, आपने जैसे अभी शुरू में ही कहा कि अच्छे अल्फाज आपका कितना, आपकी टोन ही बदल देते हैं। किसी के साथ आप अल्फाज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे भी उन्होंने बात की ना कि आप अल्लाह की नेमतों को, तो मैं अब कभी देखते तो मैं कहती अल्लाह मैं तेरा शुक्र है, तूने मुझे आंखें दी कि मैं ये देख रही हूँ, वरना मैं कहाँ ये कौसे कज़ा के रंग देख पाती, कहाँ ये इतनी खूबसूरत चीज़ें देख पाती। तो आप हर चीज़ में, और वो जैसे नेगेटिव थिंकिंग के वाले से बात की, ये नेगेटिविटी हमारी जवानी को और हमारे आसपास की अच्छी एनर्जीज को कितनी जल्दी खा जाती है। हर एज में नेगेटिविटी खा जाती है कि अगर आपको हर वक्त फिक्र, परेशानी, उदासी, गुस्से की सोच आ रही है, और ये पूरी एक स्टोरी होती है। सोच कभी भी एक नहीं होगी, ख्यालात तकरीबन 80,000 तक हमें 24 घंटों में ख्यालात आते हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी होती है। ब्रेक में बात करें थे ना कि एक तो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी, पीयर प्रेशर की वजह से भी बहुत सारे हम मिसलीड भी हो जाते हैं। ज़रा उनका भी ज़रा बताएं कि जो हम बड़े गलत फ्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे अब अगर एक वक्त से पहले मुझे एक चीज़ जो है वो चाहिए और उसके लिए मैं फजूल में, जैसे स्किन की बात हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पेयर प्रेशर की वजह से ज़बरदस्ती अपने लिए अपने लाइफस्टाइल में लेके आते हैं। पहले सिगरेट्स होता था, सिगरेट्स होते हैं, हाँ। जैसे ड्रग एडिक्शन बहुत है, वेप इज़ वेरी मच अंडर द पेयर प्रेशर राइट नाउ, और वो वेप अब खाली नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इट्स ऑल्सो इन। तो आपको ये, जैसे मैं आपको ब्रेक में बता रही थी कि एक्चुअली में अंदर आपकी कोई तकलीफ है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ अपसेटिंग यू। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि शुरू में तो पेयर प्रेशर की वजह से ले रहे हैं, बाद में फिर वो आपकी ज़रूरत बनती जा रही है। तो अगेन वो जैसे मौलाना रूमी की बड़ी अच्छी एक बात है कि इंसान की असल हस्ती उसकी सोच है, बाकी तो हम सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि वुंड इज़ अ प्लेस थ्रू विच लाइट एंटर्स। तो आपकी वो जख्म, खूबसूरत सोच है। हाँ, तो ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं जिस पे सोचना चाहिए कि अभी हम थेरेपीज़ की और साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, ऐसे लोगों ने बहुत पहले सोच और जज्बात के बारे में आपको बहुत कुछ बातें बता दी हैं। आप खुश रहना तो आपकी, और आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखें इन अ वे कि आप हर एक के बारे में अच्छा सोचें। जैसे भी हिना जी बात की थी ना कि जी जब आप दुआ करने लगे तो पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और उसके बाद ये कि आप अगले के लिए भी दुआ करें। जब आप अल्लाह की तकसीम पे भी राज़ी हो जाते हैं ना, वो आपको जवान रखेगी। और वो कहते हैं ना कि आपका दिल जवान होना चाहिए, और जब आपका दिल जवान होगा तो ऑफ कोर्स आपके चेहरे पे भी आएगा वो बड़ा अच्छा कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र चकी रखे। और आप यकीन माने जो आप लग रहे होते ना, आप उसी एज के। अगर आप बहुत यंग लग रहे हैं और आपकी एज ज़्यादा, तो आप क्या, नहीं मेरी एज ज़्यादा नहीं है, जितनी की मैं दिख रही हूँ मैं उतनी की हूँ। मैं अपने बारे में बात नहीं करी, ऑफ कोर्स अभी तो मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बनाया, ठीक है। आप थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपका अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जब किसी को मुखातिब करें, अच्छे प्यार से मुखातिब करें, उसको मुस्कुरा के देखें, और आपकी मुस्कुराहट भी, हाँ गुस्सा मुस्कुरा के देखें। बस कोशिश करें कि अल्लाह आज जिसने, जो मैं क्या वर्ड कह सकती हूँ, अगर किसी ने मेरे साथ चावल मारनी है मार ले, मेरा खुश रहना है बस। प्लीज़ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी फिर मिलेंगे।